गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोहिणी रिपोर्ट ऑन सब कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसीज। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो कि सब कैटेगराइजेशन देख रही थी ओबीसीज के अंदर, उसको सबमिट कर दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। उसके जो कंटेंट हैं वो अभी पब्लिक तो नहीं किए गए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट अब सबमिट हो चुकी है। याद होगा आपको, 2017 से ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये कमीशन बनाया गया था ये रिपोर्ट बनाने के लिए, और लगभग 5 साल बाद या 5 से 6 साल, 6 साल हम अगर हम कहें, तो 6 साल के बाद जाके ये रिपोर्ट अब सबमिट हुई है। तो अब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। कि आपको पता है कि ओबीसीज़ को 27% रिजर्वेशन है जॉब्स और एजुकेशन में अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये एक परसेप्शन है कि कुछ उसमें से वेल्दी कम्युनिटीज़ जो हैं, उन 2600 सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज़ में से वही जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है 27% रिजर्वेशन का जो है वो अमास करके बैठी हैं। 9 स्टेट्स ने तो ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन कर दी थी है ओबीसीज़ के अंदर। 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल डिबेट दोबारा से ओपन कर दी कि सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए एससी एसटी में। और जो है 2005 की उनकी खुद की जजमेंट थी कि एससी एसटी और जो ये ओबीसीज़ हैं, ये अनईक्वल हैं और इनमें जो है आपको सब कैटेगराइजेशन नहीं करने चाहिए, ये एक होमोजेनस ग्रुप ही हैं ऑलरेडी। तो उस टाइम पर ऑफ कोर्स उन्होंने खुद ही सब कैटेगराइजेशन जो है एससी को में बैन की थी। लेकिन ऑफ कोर्स इस कुछ रीसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब कास्ट के अंदर देखा कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है कुछ कास्ट को एससी और एसटी में, तो इसके लिए जो है लार्जर बेंच को ये केस रेफर कर दिया गया था। तो आर्गुमेंट ये रखा गया कि ओबीसीज़ में जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। ओबीसी कम्युनिटीज़ में सबको जो है ये इसके बेनिफिट्स मिले, ताकि तो इसी के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जी रोहिणी कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब ये जी रोहिणी कमीशन क्या कह रहा है? 2017 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आर्टिकल 340 के अंदर, जो कि आर्टिकल 340 का कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो कोई भी अगर इशू ओबीसी से रिलेटेड है, तो उसके लिए जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ कमीशन बना सकते हैं, ताकि उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दी गई थी इस कमीशन को कि क्या करना है अपने काम? उन्होंने उनको कहा गया था कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि कितनी इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है रिजर्वेशन बेनिफिट्स की, क्या क्राइटेरिया नॉर्म्स या पैरामीटर्स होने चाहिए सब कैटेगराइजेशन करने के लिए, और आपको ये भी देखना है कि सेंट्रल लिस्ट में ओबीसीज से रिलेटेड कौन सी एंट्रीज हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। तो अब डेटा कौन कौन सा एनालाइज किया गया था कमीशन द्वारा? 2018 में कमीशन ने एनालाइज किया कि 1.3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो ओबीसी कोटा में आती हैं पिछले 5 साल में। उसमें ओबीसी एडमिशन्स जो हैं वो इवन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी हुई हैं। लेकिन ये देखा गया कि 97% जो ये जॉब्स थी जो ओबीसी कोटा में आती थी, उनमें सिर्फ 25% ऑफ ओबीसी की कुछ कास्ट हैं उन्होंने ही कब्जा किया हुआ है। और उसमें से भी 25% के आसपास जॉब्स और सीट्स जो हैं वो सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज़ को मिली हैं। ठीक है, लगभग 983 ओबीसी कम्युनिटीज़, मतलब 37% ऑफ टोटल जो है, उनको तो ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। 994 ओबीसी सब कास्ट जो है उनको सिर्फ 2% के आसपास रिक्रूटमेंट और एडमिशन में जो है रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो मतलब विद इन द ओबीसी कम्युनिटी कुछ कम्युनिटीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और कईयों को तो मिला ही नहीं हुआ है। इसी के लिए ही जो है ये कमीशन बिठाया गया था। अब चैलेंजेस भी हुए कमीशन को ये रिपोर्ट बनाते हुए। कोई प्रॉपर डेटा नहीं था पॉपुलेशन का। कमीशन ने गवर्नमेंट को लिखा कि बजटरी प्रोविज़न भी दो, एक ऑल इंडिया सर्वे कराया जाए, ताकि हम देखें तो कि कितनी है ओबीसी की पॉपुलेशन। अभी एक कास्ट सेंसस की भी डिमांड की जा रही है ओबीसी ग्रुप्स द्वारा, कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो भी डिमांड कर रही हैं, ऑफ कोर्स बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि वो सेंट्रल लीडरशिप में, और अगर कुछ भी हुआ तो मंडल पॉलिटिक्स की तरह जो है उनको फेस करना पड़ेगा, रैथ ऑफ द पीपल। इसीलिए डिमांड की जा रही है कास्ट सेंसस की। और ये इसीलिए की जा रही है, 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कास्ट सेंसस की डिमांड जो है इसीलिए की जा रही है कि एक तरह से वो मंडल पॉलिटिक्स जो है वो उस टाइम का एरा जो है दोबारा रिवाइव किया जा सके। एनीवेज, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है उन्होंने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 राज्यसभा में पेश किया है। ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को रिप्लेस करेगा, जो कि हमारे प्रिंट और पब्लिशिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहा है या रजिस्ट्रेशन उसकी देखता है।
तो जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट है 1867 का, ये प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर्स को रेगुलेट करता है। ये कहता है कि कॉपीज़ ऑफ बुक्स और न्यूज़पेपर्स जो इंडिया में प्रिंट हो रहे हैं उसको प्रिजर्व करके रखो, और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स को भी ये प्रोवाइड करता है। बुक अगर हम देखें इस एक्ट में क्या चीज़ को माना गया है, कोई भी पैम्फलेट या कोई भी शीट ऑफ म्यूज़िक, मैप, चार्ट एटसेट्रा उसको भी बुक ही माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इसके परव्यू के आउटसाइड रहा है इस एक्ट के, क्योंकि 1867 का टाइम पर ये एक्ट बना था। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो ही कैंसिल कर सकते हैं किसी भी पीरियोडिकल को, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल जो हैं उनके पास कोई सुओ मोटो पावर्स नहीं है कोई भी जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने ग्रांट किया उसको कैंसिल या सस्पेंड करने की। और कोई जो है पनिशेबल ऑफेंस बनाना, वो भी जो है इसको उसमें भी इम्प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अगर कोई करता है तो उसको उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है इस एक्ट के अंदर। लेकिन अब ये जो बिल लाया गया ये क्यों लाया गया इसको देख लेते हैं। इस बिल में डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को भी कवर किया जा रहा है, एक बार उनको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। तो ये जो है पीआरजी जो होंगे आपके प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, वही एम्पावर्ड होंगे कि वो सस्पेंड या कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे जो उन्होंने खुद ही रजिस्ट्रेशन की है। एक पर्सन जो कि कन्विक्टेड बाय कोर्ट है टेररिस्ट एक्ट के लिए या अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, उनको जो है पीरियोडिकल पब्लिश करने की जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो दो प्रोविजंस थे जिसमें कि पब्लिशर्स और प्रिंटर्स को एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी बिफोर द डीएम, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और अब कहा गया है कि एक ऑनलाइन इंटीमेशन जो है इनफ होगी। जो पीआरबी एक्ट जो 1867 के जो प्रोविजंस थे प्रोसिक्यूशन और इम्प्रिजनमेंट के, उसको भी जो है थोड़ा कम कर दिया गया है। ठीक है। न्यू बिल में एक एपेलेट अथॉरिटी भी बनाई जा रही है, एपेलेट बोर्ड, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपेलेट बोर्ड, जिसमें चेयरपर्सन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और 2 मेंबर्स ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी जो है होंगे, ताकि कोई भी अपील अगर कोई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट या रिफ्यूज़ल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट तो वो सुनी जा सके। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, डिजिटल न्यूज़ मीडिया जो है वो इस परव्यू में आ जाएगा। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि जो है न्यूज़ हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो गवान थे कई लॉज से, लेकिन ये डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए कोई भी लॉ ही नहीं था अभी तक। बुक्स जो कि पीआरबी एक्ट का पार्ट होती थी उनको पीआरबी बिल से बाहर रखा गया है। ये स्टैट्यूट जो है इसमें बहुत से प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज भी किया गया है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़ार्थ ऐप। ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने सेंटर फॉर डेटा ड्रिवन डिस्कवरी में जो है ज़ार्थ ऐप जो है वो डेवलप किया है, जो कि अलाउ करेगा किसी को भी एक स्मार्टफोन के थ्रू ट्रांजिएंट्स को जो है हंट डाउन करने के लिए। अब ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे अभी हम। तो ये ऐप जो है ZTF ऑगमेंटेड रियलिटी ट्रांजिएंट हंटर, इसका नाम ये है। ये ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम की तरह होगी। ये एक ओपन जो आपका स्काई मैप है उसको ओपन सोर्स किया जा रहा है, जिसमें कि स्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी के रोबोटिक टेलीस्कोप का डेटा जो है वो डेली अपडेट होगा। तो बेसिकली कोई भी नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स या सुपरनोवे फिनोमिना है जो उसको ये ऑब्जर्व करता रहेगा। ट्रांजिएंट सब क्या होते हैं? कोई फ्लेयरिंग स्टार्स, वाइट ड्वार्फ बाइनरीज, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई और अदर टाइप के जो ट्रांजिएंट्स का मतलब कि जो बहुत ही स्लो, बहुत ही कम टाइम के लिए दिखे, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो है पब्लिक का बेसिकली पब्लिक को जो है एक ऐप दी जा रही है कि आप अभी अगर ऑब्जर्व करो तो आप जो है उसको बता सकते हो। तो ये ऐप जो है ट्रांजिएंट्स को रियलिटी के बेसिस पर भी जो है वो रैंक करेगी। तो ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना जिनकी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की जो है ड्यूरेशन होती है। बहुत ही एक्सट्रीमली या फिर शॉर्ट लिव्ड इवेंट्स होते हैं ये, और टोटल या पार्शियल डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं किसी भी एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। ये टॉपिक आपका इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु जो है वो 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है। तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस क्या है? पहली बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड और जो है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 1963 में इसको यूनाइटेड नेशंस के अंडर बनाया गया है। अकेली ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉफ़ी के लिए बनाई गई है। 93% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन और 63% ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया भी इसका मेंबर है। अब अगर हम कॉफ़ी कल्टीवेशन के बारे में देखें तो कॉफ़ी अरेबिका और कॉफ़ी कैनेफोरा, जिसको हम रोबस्टा भी कहते हैं, ये दो मेन स्पीशीज़ हैं कॉफ़ी की। और सॉइल इसको वेल ड्रेन चाहिए होती है, लोमी सॉइल चाहिए होती है, शेडी ट्रीज़ में इसके अंदर इसको उगाया जाता है। ड्राई वेदर नेसेसरी होता है जब इसकी राइपनिंग हो रही होती है बेरीज़ की, और इसको जनरली हिल स्लोप्स पर उगाया जाता है। ठीक है।
तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेंडर इंक्लूजन फंड। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने लोकसभा को बताया है कि जेंडर इंक्लूजन फंड जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उन्होंने जो है वो एनविजन किया है। तो जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है? तो ये इसका मोटिव ये है कि हर सारे बच्चे हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो रिसीव कर सकें, और ये गारंटी करेगा कि हर तरह की अमेनिटीज़ जैसे कि सिक्योर और सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स जो है इस जो है जेंडर इंक्लूजन फंड के इंफ्रास्ट्रक्चर चेकलिस्ट में जो है शामिल किया जाएँ। इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस है, और ये सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जिन जो कि फ़ीमेल और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं उनको भी जो है इनटू अकाउंट रखेगा। प्रायोरिटी देगा कि कैसे हम जेंडर इक्वालिटी जो है एजुकेशन में अचीव कर सकते हैं। अगर हम और बात करें, गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंदर, तो वो आप उसको पढ़ सकते हो। और जेंडर गैप को कम करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी जो है जो रेजिडेंशियल स्कूल्स गवर्नमेंट चला रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट। ये टॉपिक आपके ऑफ कोर्स गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने रिसेंटली ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो पास कर दिया है, और ये बेसिकली आपके मैरीटाइम जोन्स जो है हमारे कंट्री के, उसमें जो माइनिंग होती है उसको रेगुलेट करेगा। ये गवर्नमेंट को अलाउ करेगा कि वो ऑफशोर एरियाज़ को रिजर्व कर सकें जो करंटली किसी भी ऑपरेटिंग राइट्स में नहीं है, और ये एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी को जो है अलाउ करेगा कि कोई भी लाइसेंसिंग या प्रोडक्शन लीज दी जाए गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट कंपनी को। ये रिन्यूअल ऑफ प्रोडक्शन लीज जो होती है वो जो बार बार करानी पड़ती है उसको भी जो है रिमूव कर रहा है उस प्रोविज़न को भी, और कह रहे हैं कि लगभग 50 ईयर्स की प्रोडक्शन लीज जो है वो दी जाएगी अब से। और जो है प्राइवेट सेक्टर जो है उसको लीज सिर्फ ऑक्शन के थ्रू ही दी जाएगी, कॉम्पिटेटिव बिडिंग के थ्रू। और ऑपरेटिंग राइट्स जो है विदाउट कॉम्पिटेटिव बिडिंग गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी को दिए जा सकते हैं। और एटॉमिक मिनरल्स हैं अगर, तो उस केस में तो सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी को ही मिलेंगे। 4 ईयर की टाइमलाइन जो है वो दे रहा है कि आपको जब भी लीज़ मिलती है तो उसके 4 साल के अंदर आपको प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है ये कि आप कंजर्वेशन और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स के लिए रूल्स बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्मीज जो है इंडिया और यूएस की, वो अनदर एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास जो है वो शुरू कर रही है अलास्का में। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, साल 2004 से चल रही है। कॉपरेशन बिटवीन टू मिलिट्रीज के लिए ट्रेनिंग, कल्चरल एक्सचेंज, जॉइंट ऑपरेटिंग स्किल्स, ये सब जो है प्रमोट करती है ये युद्धाभ्यास। ये बेसिकली 19th एडिशन है इस जॉइंट एक्सरसाइज का, और इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के ऊपर भी फोकस रखा जा रहा है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Rohini report on subcategorization within OBCs. This topic is very important, and it is important for your social issues and governance sections. So since 2017, we have been seeing, we have been waiting for this report's submission. So actually, this report has now been submitted. This is a report on subcategorization within OBCs, and this has been submitted to President Draupadi Murmu now. So, what is the background of it? So, you know that OBCs enjoy 27% reservation in jobs and education under the central government, but there was a widespread perception that only a few wealthy communities within this OBC list of central government, uh, of 2,600 communities, they only enjoy significant portion of the 27% reservation. So 9 states have already subcategorized OBCs. So in 2020, a constitution bench of Supreme Court had reopened the legal debate on subcategorization of scheduled caste and scheduled tribes for reservations. They have gone back on their own case of 2005, in which basically barred subcategorization of SCs, and they said that subcategorization within them is not possible because they are themselves the homogeneous group. But now later on they have revised in 2020 this their own judgment, and of course the aim is to ensure that there is equitable distribution of reservation representation among all OBC communities. So to examine this, G. Rohini Commission was constituted by the central government in 2017. So it was formed under Article 340 of the Constitution, which empowers the President of India to appoint a commission to investigate issues concerning OBCs and make recommendations to improve their situation. So, what were the terms of reference of this commission? So, the commission had to investigate the extent of inequitable distribution of reservation benefits and to develop mechanism, criteria, norms, and parameters for subcategorization within the OBCs.
Also, it had to review the various entries in the central list of OBCs and recommend changes to it. Okay, so what was the data which was analyzed by this commission? So in 2018, the commission analyzed the data of 1.3 lakh central government jobs, and it also included OBC admissions to central higher education institutions. And it was found that 97% of all jobs and education seats have gone to just 25% of OBC castes, and 25% of these jobs and seats have gone to just 10 OBC communities out of 2600. Imagine the disparity. So as many as 983 OBC communities, which is about 37% of the total, received zero benefits in jobs and educational institutions. So 994 OBC subcaste had received only 2% of the recruitment and admission benefits. Okay, so it was not an easy task. There were several challenges. There was absence of data on population of various communities. So this was a daunting task for this commission to analyze this report. Uh, OBC groups and all political parties, except of course the BJP, were also demanding a caste census to see the disparity. But of course, fearing a Mandal commission like response, the government did not uh, answer to such requests. So the next topic is Press and Registration of Periodicals Bill 2023. This topic is important for your governance section. Union Information and Broadcasting Minister has introduced the Press and Registration of Periodicals Bill 2023 in the Rajya Sabha, and the bill seeks to replace the existing Press and Registration of Books Act of 1867, which governs the registration of print and publishing industry in the country. So the existing act regulates printing press and newspapers in the country, and it preserves copies of books and newspapers which have been printed in India, and it also provides for registration of books and newspapers. So books for the purpose of this act not just includes normal books, but even a pamphlet and every sheet of music, map and chart. So because at that time in 1867 there was no electronic media, so it is of course outside the purview of this act, and only the district magistrate can cancel the declaration of a periodical and not the press registrar general, who has otherwise issued the certificate of registration. In case of any improper declaration of information, it has been made a punishable offense, which with the prison terms, of course. So, what are the salient provisions of the new bill? So, this bill has made it mandatory for digital news platforms to do a one-time registration in order to operate. The bill also empowers the Press Registrar General to suspend and cancel registration apart from just the district magistrate, and a person who has been convicted by any court for any offense involving terrorist act or unlawful activity, he or she will not be permitted to bring out a periodical. And the act has also the bill has also done away with two provisions which required publishers and printers to file a declaration before the DM. Now only an online intimation would be sufficient. It has also watered down the provisions for prosecution and imprisonment of publishers for improper declaration of information. The bill has also provided for appellate authority called the Appellate Board, Press and Registration Appellate Board, which will comprise of a chairperson, Press Council of India, and two members of PCI to hear appeals. So, what is the significance of this bill? So, the bill would bring transparency and ease of doing business. It will also bring digital news media under its purview, and it would weed out apps, websites, and social media accounts which were spreading fake news. You know that currently traditional print and electronic media are governed by several laws, but digital news platforms were not covered by any registration process. And this statute has also substantially decriminalized many provisions of the PRB Act, and books which were part of the earlier act has also been taken out of this bill. So the next topic is Zarthap. This topic is important for your science and tech section. So a team of researchers at the Center for Data-Driven Discovery have developed Zarthap, which allows anyone with a smartphone to hunt for transients. So transients are basically short-lived phenomena which happen only for a fraction of a second. So ZTF Augmented Reality Transient Hunter is the name of Zarthap, and this will basically be like an augmented reality mobile game. This app would use open source sky maps, and this would add data daily from the Zwicky transient facility robotic telescope. This ZTF would scan the entire northern sky over 2 days, and it would track near Earth asteroids and study supernovae. The transients also include flaring stars, white dwarf binaries, active galactic nuclei, and others. And this app will also rank transients by their rarity and importance. So basically transients are astronomical phenomena which have very short duration of fractions of seconds, or they can also be weeks or years long.
Typically, they are very extreme and short-lived events, and they are associated with total or partial destruction of an astrophysical object. So the next topic is World Coffee Conference. This topic is important for our economy section. So Bengaluru is set to host the fifth edition of the World Coffee Conference in the next month. So this is the first time India is hosting this conference, and this event will be jointly organized by the Coffee Board of India and International Coffee Organization, which is a body set up in 1963 under the United Nations. It is the only intergovernmental organization for coffee, and it represents 93% of the world coffee production and 63% of the world consumption. Of course, India is also a member of this organization. If we look at the coffee cultivation, then we have two types of coffee, Arabica and Robusta. It needs well drained loamy soil, which contains a good deal of humus and minerals, and it is generally grown under shady trees. Dry weather is also necessary at the time of ripening of the berries, and it is generally grown on hill slopes. So the next topic is Gender Inclusion Fund. This topic is important for your social issues. So recently, Minister of State for Education has informed Lok Sabha about the Inclusion Fund, which has been mentioned in the National Education Policy. So this fund will be utilized to ensure that all kids receive a high quality education, and it will also be used to guarantee that amenities like secure and sanitary vending machines are also included in GIF's infrastructure checklist. So the NEP also focuses on equitable and inclusive education, and it will take into account the concerns of the socioeconomically disadvantaged groups like female and transgender individuals. So NEP also prescribes to approach gender as a cross-cutting priority to achieve gender equality in education. So to reduce gender gaps at all levels of school education, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, which are residential schools, have also been formed by the government. Apart from that, there are several other initiatives which have been mentioned here. You can check them out. Okay. So the next topic is Offshore Areas Mineral Development Bill 2023. So Lok Sabha has recently, this topic is important for our economy section, and Lok Sabha has recently passed this bill, and this bill basically regulates mining in maritime zones of India, and it allows the government to reserve offshore areas which are not held under any operating rights. It allows the administering authority to grant license or production lease, and it also proposes to remove the provision of for renewal of production lease and provide a fixed period of 50 years for production lease. It also provides for the grant of production lease to the private sector only through auction by competitive bidding. It also provides for grant of operating rights without competitive bidding to a government or a government company. In case of atomic minerals, this grant of exploration license or production lease shall be made only to a government or a government corporation. It also introduces a 4-year timeline for commencement of production after the execution of composite license or production lease, and it will also enable the central government to frame rules for conservation and systematic development of minerals in offshore areas. So the next topic is exercise Yuddh Abhyas. This topic is important for your security section. So India and US will begin another round of joint military exercise Yuddh Abhyas at Alaska. This is a joint military exercise which has been going between the two countries since 2004, and the aim is to promote cooperation between the two militaries while sharing training, cultural exchanges, and building joint operating skills. So this is the 19th edition of this joint exercise, and it will involve humanitarian assistance and disaster relief operations also, and there will be also both troops from both nations will also practice launching swift and coordinated relief efforts in the wake of any natural calamity. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.